नमस्कार, सुख श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। दोस्तों, आज की क्लास में हम 2017 का RO का जो हिस्ट्री के मतलब जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन्हें विस्तार से हम उनकी एक एक कर चर्चा करने वाले हैं। अभी तक हमारी RO प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की 2 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें एक हमने 2021 के पेपर को सॉल्व किया था और एक जो 2020 में पेपर हुआ था जो कि 2016 का पुनर्परीक्षा किया गया था उसका हमने किया। तो आज की क्लास में मेनली हम हिस्ट्री के ही सवाल सॉल्व करने वाले हैं और 2017 के और प्रीवियस ईयर जो भी सवाल पूछे गए हैं उनकी एक एक करके चर्चा करेंगे। तो उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी यानी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी ARO के प्री परीक्षा 2017 के विगत वर्षों में इतिहास से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सब की एक एक कर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं आपकी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर को बार बार देखते हैं तो उससे बहुत सा आइडिया चलेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। अभी 2 दिनों में ही आपने देखा होगा कि 2 दिनों के सवालों में कुछ जो थे एक दूसरे से मिलते हुए सवाल थे। भले ही सवाल पूछने का तरीका अलग था, लेकिन कुछ जो बातें थी एक दूसरे से। आज के भी सवाल को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि उन पिछले 2 सालों में जो सवाल पूछे गए हैं उनसे कई सवाल जो हैं रिलेट कर रहे हैं। तो चलिए अब हम एक एक कर सवालों की तरफ बढ़ते हैं। लगभग हिस्ट्री से 18 से 20 सवाल पूछे जाते हैं। किसी किसी साल 1-2 सवाल जो हैं अधिक पूछे जाते हैं, पर लगभग अगर हम बात करें तो 18 से 20 सवाल जो हैं आपको हिस्ट्री से देखने को मिलेंगे, जिसमें से लगभग 12-13 सवाल आपके मॉडर्न हिस्ट्री से होंगे। तो जो हमारे स्क्रीन पे पहला सवाल है वो है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यानी कि मिलान करना है हमें। हम ऑप्शंस देखते हैं। एक तरफ सूची 1 में सिद्धांत दिए हुए हैं और एक तरफ उस सिद्धांत से संबंधित आचार्य जो हैं, उस सिद्धांत का प्रतिपादन जिन्होंने किया था उनका नाम दिया हुआ है। तो देखते हैं क्या क्या है। ए में दिया है लकुलिस, बी में नागार्जुन, सी भद्रबाहु, डी गोसाल यहाँ मखली गोसाल को लिखा हुआ है। एक तरफ आचार्यों के नाम दिए हुए हैं, जिसमें आजीवक, शून्यवाद, पशुपात और जैन। यहाँ सिद्धांत दिए हुए हैं, उल्टा हो गया है। ये देखिए, यहाँ होना चाहिए आचार्य, इधर है आचार्य और इधर है इनके सिद्धांत। टाइपिंग मिस्टेक में हो चुका है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इधर आचार्यों के नाम है और इधर जो है उनसे संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं उनके। तो यहाँ पर इधर दिया हुआ है आपका कूट। ऑप्शन ए है 2 3 4 1, बी है 3 2 4 1, सी है 1 2 3 4 और डी है 3 1 4 2। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी आप मिलान करिए, सबसे पहला जो मिलान करिए जिसमें आप 100% श्योर हो। तो कम से कम मखली गोसाल बहुत किसी को पता होगा। आजीवक संप्रदाय का जो प्रतिपादन किया था उन्होंने किसने किया था, इनका पूरा जो नाम था मखली गोसाल था। याद रखिएगा क्या नाम था पूरा, मखली गोसाल। इन्होंने आजीवक का किया था। नागार्जुन जो कि जैन धर्म से संबंधित है, शून्यवाद का जो है इन्होंने दिया था। बौद्ध धर्म के एक दर्शन को शून्यवाद का नाम दिया था। उसके बाद भद्रबाहु जो जैन से संबंधित है। जैन में 2 मुख्य जो हैं संप्रदाय थे, दिगंबर और श्वेतांबर। तो जो भद्रबाहु का संबंध था वो दिगंबर से था। किससे था भद्रबाहु का संबंध, तो याद रखिएगा दिगंबर से। और ये जो एक और बच जाते हैं श्वेतांबर का, तो याद रखिएगा वो थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र नहीं, भद्रबाहु स्थूलभद्र। उनका नाम क्या था, स्थूलभद्र। और जो भद्रबाहु ने किया था वो दिगंबर थे।
और लकुलिश इन्होंने पशुपति, ये शिव के भक्त थे तो शिव का ही एक रूप होता है पशुपतिनाथ, तो पाशुपत जो सिद्धांत था उसके जो थे लकुलिश। तो मान लीजिए आपको गोसाल पता है कि गोसाल का डी का वन 2 में है, तो हम 2 ऑप्शन को आसानी से इलिमिनेट कर देते हैं। उसके बाद हम एक और किसी पे जाते हैं, मान लीजिए कि भद्रबाहु का जो चौथा जैन पता है, सी का चौथा भी दोनों में है तो कोई नहीं, नागार्जुन का 2 तो बी का दूसरा इसमें है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल आपका करेक्ट होता है। लकुलिश जो कि शिव भक्त थे, शिव के उपासक थे, ये इन्होंने पशुपतिनाथ शिव का ही रूप है। नागार्जुन, शून्यवाद में क्या कहा गया है कि बौद्ध धर्म के अनुसार जो शून्यवाद है उसमें कहा जाता है कि संसार की अपनी कोई जो है वास्तविक स्थिति और स्वभाव नहीं है, यानी कि संसार जो है स्वभाव शून्य है। तो उसी विचार को नागार्जुन ने क्या किया था, शून्यवादी कहा था। तो ये हुआ। और भद्रबाहु जो 2 जैन के संप्रदाय थे, जब दूसरी जैन संगीति होती है तो जैन 2 भागों में बढ़ जाते हैं, एक श्वेतांबर कहलाते हैं और एक दिगंबर, यानी जो दक्षिण भारत चले गए थे उनके जो शिष्य हैं वो कहलाते हैं आपके दिगंबर, जो कि निवस्त्र रहते हैं, और जो उत्तर भारत में ही जैन के कुछ अनुयायी रह गए थे वो जो है वो श्वेतांबर कहलाते हैं। तो याद रखिएगा ये जो बातें। तो श्वेतांबर का दर्शन किसने दिया था, इस बात को याद रखिएगा, स्थूलभद्र द्वारा जो है श्वेतांबर को दिया गया था। यहाँ ओके, यहाँ लिखना मैं भूल गई हूं, याद रखिएगा ये दिगंबर है, इनका जो संप्रदाय से संबंध था वो दिगंबर। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है वो ये कि त्रिरत्न का संबंध बौद्ध और जैन धर्म दोनों से ही है। अगर आपसे कभी ऐसे सवाल पूछा जाए कि त्रिरत्न का संबंध किससे है और दोनों दिया रहे बौद्ध धर्म और जैन धर्म ऑप्शन में, तो आप जैन धर्म को करना, क्योंकि जैन धर्म में जो है मुख्य रूप से त्रिरत्न की बात की गई है और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक की बात की जाती है, लेकिन त्रिरत्न की भी बात की गई है। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है उसका क्या अर्थ है, त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो याद रखिएगा इसका सही जो होगा जवाब बुद्ध धम्म संघ को हम त्रिरत्न कहते हैं। और त्रिपिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म में 3 आते हैं, वो आते हैं आपके सूत पिटक, विनय पिटक और एक है अभिधम्म पिटक। तो याद रखिएगा सूत पिटक की रचना किसने की थी, आनंद, जो बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध का शिष्य था, बुद्ध का, आनंद ने किया था। विनय पिटक की रचना की थी उपाली, ये भी बौद्ध शिष्य था। और अभिधम्म पिटक की रचना की थी जो तीसरे बौद्ध संगीति यानी तीसरे बौद्ध संगीति की जिन्होंने अध्यक्षता की थी मोगली पुत्तीस ने, उन्होंने अभिधम्म पिटक की रचना की थी, मोगली पुत 30 द्वारा। अब इन तीनों में किसकी बात की गई है, तो याद रखिएगा सूत पिटक में जो है धर्मों का यानी बौद्ध धर्म के उपदेश दिए हुए हैं, बौद्ध धर्म के उपदेश इसमें है। विनय पिटक में जो दिया गया हुआ है बौद्ध धर्म के जो अनुशासन और नियम है, क्या है, अनुशासन व नियम, जबकि इसमें जो है दर्शन और सिद्धांत, बौद्ध धर्म के जो दर्शन व सिद्धांत हैं इसमें लिए हुए। सूत पिटक और विनय पिटक का जो संकलन हुआ तो याद रखिएगा जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी यानी फर्स्ट जो बौद्ध संगीति हुई थी उसमें किया गया था सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन, जबकि अभिधम्म पिटक का संकलन जो हुआ था वो थर्ड बौद्ध संगीति, जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी उस समय अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया था। तो ये बातें कुछ याद रखिएगा, ये फर्स्ट वाले में हुई थी, यहाँ बौद्ध संगीति में शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, यहाँ भी याद रखिएगा बौद्ध संगीति।
बौद्ध संगीति में हुआ था। अब हम जो जैन धर्म से संबंधित त्रिरत्न है, यहाँ बुद्ध के जो भी उपदेश वगैरह दिए गए हैं उनकी बात की जाती है। धर्म का अर्थ ही है, धम्म का अर्थ यहाँ धर्म से है, यानी बौद्ध धर्म के, और संघ जो कि बौद्ध धर्म में संघ बनाए जाते थे उनकी बात। लेकिन मेनली हम बात करें जैन धर्म के त्रिरत्न की, अगर जैन धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो वो याद रखिएगा है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। आचरण में यहाँ है कि सांसारिक सुख दुखों के बाद जो है मनुष्य कैसा अपना विचार करता है उसकी बात की जाती है। सम्यक आचरण का अर्थ यहाँ है। तो याद रखिएगा इन तीनों की बात की जाती है। जैन धर्म में जब त्रिरत्न की बात की जाती है तो इनकी बात की जाती है। तो ये ज्ञान में तो निहित ही है। सम्यक दर्शन का यहाँ अर्थ है जो ज्ञान है, और सम्यक दर्शन आचरण और सत्य में कितना विश्वास है इसकी बात ज्ञान में की गई है। निम्नलिखित में से जो अगला सवाल है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें क्या है, सही पूछा जा रहा है। एक तरफ अभिलेखों के नाम दिए हुए हैं और एक तरफ सही सुमेलित नहीं है आपसे पूछे जा रहे हैं। मैं गलत पढ़ दी, यहाँ नहीं लिखा गया है। एक तरफ अभिलेख और एक तरफ शासक। आप जानते हैं कि बहुत सारे अभिलेखों का निर्माण, अभिलेखों का संबंध मेनली किससे होता है, जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है तो उनके जो शरीर के अंग मतलब बचते हैं उन अवशेषों को, मतलब जो उनके मृत्यु के पश्चात जो अवशेष बचते हैं उन अवशेषों को 8 स्थलों पे रख के पहले अभिलेखों का निर्माण किया जाता है। लेकिन बाद में अशोक के समय और बाकी राजाओं के समय बहुत सारे और अभिलेखों का निर्माण होता है। सर्वाधिक जो अभिलेखों का निर्माण आप हुआ है वो याद रखिएगा अशोक के समय किया गया है। नासिक बिल्कुल याद रखिएगा गौतमी पुत्र से संबंधित है। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल जो कलिंग का शासक था खारवेल उससे संबंधित है। भीतरी अभिलेख पुलकेशित गिरनार बिल्कुल सही है। जो शक शासक था, कौन शासक था, शक शासक रुद्रदामन। और इसे याद रखिएगा एक और नाम से जानते हैं, जूनागढ़ अभिलेख के नाम से। भीतरी जो अभिलेख है याद रखिएगा वो पुलकेशिन द्वितीय का नहीं बल्कि जो गुप्त शासक स्कंद गुप्त है उससे संबंधित है, स्कंद गुप्त से। और पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किससे है तो ये भी देख लेते हैं, तो एहोल अभिलेख से। किससे है, एहोल अभिलेख जो है उससे संबंध है। रुद्रदामन जो गिरनार अभिलेख है उसमें जो शक शासक रुद्रदामन प्रथम था उसके जितने भी विजय व्यक्तित्व और कृतित्व यानी जो भी कार्य किए थे उसका वर्णन किया गया है। खारवेल में जो कलिंग के चंदेल वंश से इसका संबंध था, याद रखिएगा चंदेल वंश से। और एक बात और इसके बारे में फैक्ट याद रखिएगा कि खारवेल जो है इसे कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था। खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती जो है उपनाम दिया गया था। कलिंग चक्रवर्ती उपनाम से जाना जाता था। नासिक गौतमी स्कंद गुप्त में किसका वर्णन अगर कहा जाए तो हूणों के साथ। एक तरफ तो स्कंद गुप्त होगा ही, स्कंद गुप्त वह हूण कौन थे तो याद रखिएगा पश्चिम एशिया के ये जो थे जनजाति समूह थे। हूण जो थे पश्चिम एशिया के जनजाति, तो हूण व पुष्यगुप्त के साथ युद्धों का वर्णन है इसमें। यानी आपसे पूछा जाए भीतरी अभिलेख में कि किसका वर्णन है तो याद रखिएगा स्कंद गुप्त व हूण
स्कंदगुप्त के हूण व पुष्यगुप्त के साथ युद्धों का जो है वर्णन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। जबकि वहीं अगर आपसे बात किया जाए एहोल अभिलेख में, तो एहोल में पुलकेशिन द्वितीय के अतिरिक्त एक किसका उल्लेख मिलता है, तो हर्ष और पुलकेशिन, हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय का। पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन। और बाकी खारवेल में जो है खारवेल के समय के जो भी कार्य थे, विजय थे, उनका वर्णन, गौतमी पुत्र के समय का नासिक में वर्णन। पर मुख्य रूप से याद रखिएगा। और हूणों को अगर कहा जाए तो ये क्या थे, जनजाति समूह थे, समूह थे पश्चिमी एशिया के। कहाँ के भी वो भी याद रखिएगा, तो पश्चिमी एशिया के जनजाति समूह जो थे वो हूण शासक थे। तो इनके साथ जो युद्ध हुआ था तो उसका वर्णन मिलता है। तो यहाँ सही जो आपका जवाब होगा वो हो जाएगा भीतरी अभिलेख, क्योंकि भीतरी अभिलेख का जो संबंध है वो स्कंदगुप्त से है, न कि पुलकेशिन द्वितीय से। तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मेनली 2-3 जो विश्वविद्यालय हैं प्राचीन समय में काफ़ी फेमस थे। उनमें एक था विक्रमशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, उदंतपुरी और सोमपुर विश्वविद्यालय जो थे ये काफ़ी फेमस थे। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए, गोपाल, देवपाल, महीपाल, धर्मपाल। अब आपको यहाँ बताना है विक्रमशिला। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो वर्तमान में अगर बात की जाए तो बिहार के भागलपुर में है। कहाँ है? बिहार के भागलपुर में। ये बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र इन्हें माना जाता था। और एक तक्षशिला जो था पाकिस्तान, वो भी जो है अपने समय में बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। इसके अलावा गुजरात में वल्लभी, ये सब जो थे शिक्षा के प्राचीन समय के मुख्य केंद्रों में से माने जाते थे। तो इसकी स्थापना ये चारों शासक जो हैं, ये चारों शासक पाल वंश से संबंधित ही हैं। इसमें आप निहित भी है तो पाल वंश से सारे संबंधित है। तो जो गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, इसका पुत्र था धर्मपाल, इसी ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। इसके अतिरिक्त इसने सोमपुर विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। याद रखिएगा, धर्मपाल ने सोमपुर विश्वविद्यालय या महाविहार वट लिखा होता है, महाविहार भी कहीं कहीं लिखा होता है, महाविहार। और ये वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो बांग्लादेश में है। अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो ये बांग्लादेश में है। तो सोमपुर महाविहार की भी स्थापना करवाई थी। इसके अतिरिक्त धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए भी 200 गांवों को दान दिया था। अब इसके अलावा गोपाल ने एक करवाया था विश्वविद्यालय या महाविहार की स्थापना, तो याद रखिएगा उदंतपुरी। उदंतपुरी, कहीं कहीं उदंतपुरी लिखा होता है, तो उदंतपुरी महाविहार की स्थापना जिसने करवाई थी वो था पाल शासक गोपाल द्वारा। और इसने ये जो है वर्तमान में बिहार में ही है। और बिहार में कहां पर? नालंदा जिले में। इसके अतिरिक्त एक फेमस जो है वो याद रखिएगा बिहार में ही है, नालंदा विश्वविद्यालय। ये भी बौद्ध धर्म का मुख्य शिक्षा का केंद्र था। तो ये याद रखिएगा, इसका निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा करवाई गई थी। जबकि जो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था उसने उदंतपुरी महाविहार या विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, जो कि वर्तमान में बिहार के नालंदा जिले में है। इसके अतिरिक्त अगर मैं धर्मपाल की बात करूं तो 2 विश्वविद्यालयों का निर्माण करवाया था। एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो बिहार के भागलपुर में है, और एक सोमपुर महाविहार या विश्वविद्यालय जो कि वर्तमान में बांग्लादेश में है। इसके अतिरिक्त नालंदा विश्वविद्यालय के संरक्षण के लिए इसने 200 गांवों का दान दिया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल जो स्क्रीन पे है वो है, निम्नलिखित शासकों के नाम सही
काल क्रमानुसार संयोजित कर उसका अपना उत्तर नीचे दिए गए कूट से चयन कीजिए। देखते हैं कौन कौन से नाम है। विद्याधर, धंग, यशो वर्मा, कृति वर्मा। कूट क्या दिया हुआ है? 3 2 1 4, 1 3 2 4, 3 1 4 2 और 2 3 1 4। तो हमें देखना है कि कौन सा होगा। तो पहले अगर मैं बात करूं तो ये चारों जो शासक हैं चंदेल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? चंदेल वंश से। अगर इनके कालक्रम की बात की जाए तो सबसे पहले जो आया था वो 925 से 50 तक जो रहा था वो याद रखिएगा, वो रहा था यशो वर्मा। उसके बाद जो था 3 देखते हैं कितने में है, 2 ऑप्शन में 3 है जी, बिल्कुल 2 ऑप्शन में। तो 2 ऑप्शन को हम आसानी से कट कर लेते हैं। उसके बाद धंग का था 950 से लेकर 999 तक ये शासन किया था। उसके बाद जो शासक बना था विद्याधर, विद्याधर लगभग 1003 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक जो है गद्दी पर बैठा था या शासन किया था। और सबसे लास्ट में जो आता है कृति वर्मा, ये 1035 से शायद 66 या 60 तक जो है, एग्जैक्ट मैं याद नहीं कर पा रही हूँ, पर 1035 से शायद नहीं, ये बैठा था आपका 1060 से लेकर शायद 1100 ईस्वी तक जो है ये कृति वर्मा गद्दी पे बैठता है। तो अगर हम क्रम की बात करें तो आपका सही जवाब क्या होगा? 3, 3 के बाद 2 और 2 के बाद 1 और 1 के बाद जो है 4। यानी कि सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन सी, 3 2 1 4। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर है। पहले यशो वर्मा, फिर धंग, फिर विद्याधर और फिर कृति वर्मा। नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है गुर्जर प्रतिहार। आप जानते हैं चोल, चेर और गुर्जर प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार का किसके साथ संघर्ष हुआ था? कन्नौज के संघर्ष से। एक त्रिपक्षीय संघर्ष जो है 2 हुए हैं। एक हुआ है गुर्जर प्रतिहार पाल वंश, और एक कौन सा वंश था? पाल कन्नौज का संघर्ष जो हुआ था 3 शासकों के बीच हुआ था। एक जो पाल वंश का शासक था, एक गुर्जर प्रतिहार थे, हाँ, और एक राष्ट्रकूट, इन तीनों के बीच। और एक दक्षिण में भी त्रिपक्षीय संघर्ष चेर, चोल और पांड्यों के बीच हुआ था। तो ये बात हो रही है गुर्जर प्रतिहार की। अब यहाँ इन शासकों में किसकी उपाधि आदि वराह थी? यानी किस शासक को आदि वराह की उपाधि दी गई थी गुर्जर प्रतिहार के? वत्सराज, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज और नागभट्ट द्वितीय। याद रखिएगा, मिहिर भोज को भोज प्रथम के नाम से भी जानते हैं। जो भोज प्रथम थे वो उन्हीं का नाम मिहिर भोज था। तो इन्होंने ही गुर्जर प्रतिहार के ये सबसे प्रतापी, याद रखिएगा, प्रतापी शक्तिशाली शासक थे। और इन्होंने ही जो है सिक्कों पर आदि वराह की जो है अंकन किया था। और आदि वराह की उपाधि इन्हें मिहिर भोज या भोज प्रथम भी अगर ऑप्शन में कहीं दिया जाए तो लिखा मतलब दिए थे। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि ये जो शासक थे मिहिर भोज, जो अरब का यात्री था सुलेमान, कौन था? अरब यात्री सुलेमान ने इनके बारे में क्या कहा था? अरब यात्री सुलेमान अपने यात्रा वृतांत में कि ये इस्लाम धर्म के, इनके बारे में क्या कहता है? मतलब अरब यात्री सुलेमान के ने अपने यात्रा वृतांत में वर्णन किया है कि भोज प्रथम इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा शत्रु था। ये याद रखिएगा।
और मिहिर भोज, क्योंकि वराह किसे कहा जाता है, आप जानते हैं विष्णु को, और मिहिर भोज जो था विष्णु का ही उपासक था, विष्णु उपासक था, और वराह विष्णु का ही नाम है, तो आदि वराह जो है इन सिक्कों पे अंकन करवाया था और ये उपाधि भी इसी को दी गई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार, हम आज तीसरे दिन जो है PYQ की क्लासेस कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 सवाल जो है ज़्यादातर पूछे गए हैं, एक सूची का मिलान करना, एक कला क्रम में, मतलब क्रम में लगाना। तो ऐसे सवालों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसे सवाल हम तभी सही करके आ पाते हैं एग्जाम में जब हमें उस घटनाओं के बारे में कम से कम 2 घटनाएं के बारे में जो 4 दिए हुए हैं कुछ ना कुछ पता हो, उनके समय काल के बारे में सही से पता हो। तो अगर हम स्टेटमेंट देखें तो मोहम्मद बिन तुगलक यानी MBT द्वारा राजधानी का हस्तांतरण, जब मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी है दिल्ली से 700 मील दूर दौलताबाद किया था, यानी देवगिरी किया था, तब की बात की जा रही है। तो ये बात है, याद रखिएगा, 1327 की। अफगान षड्यंत्र हुआ था 1325 के समय। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई थी 1296 में, क्योंकि यह 1290 से 96 तक रहा था गद्दी पर, और ये खिलजी वंश का संस्थापक भी था। याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी ही जो था खिलजी वंश का संस्थापक भी था। और तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाए तो 1192 में, क्योंकि 1191 में जो हुआ था वो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था और 92 में द्वितीय युद्ध। तो अब हम घटनाओं के वर्ष के बारे में जान गए तो आसान हो गया हमारे लिए अब सवाल को सॉल्व करना। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट क्या है? 4 3 2 1 3 1 2 4, 1 2 3 4 1 2 4 3। सबसे पहली जो घटना है 1192 की, तो देखते हैं 4 कितने में पहले है, 1 में ही पहले है। 3 ऑप्शन हम आसानी से कट कर लिए, उसके बावजूद भी हम एक बार देखते हैं। 4 के बाद 3, जी बिल्कुल सही, उसके बाद 2 और 1 है। सही जवाब जो होगा हमारा ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो तराइन का युद्ध हुआ था द्वितीय, वो याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज तृतीय के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई थी? मोहम्मद गोरी की। जब तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, तो भी उसमें 2 पक्ष मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज तृतीय ही थे, लेकिन प्रथम युद्ध में जो है पृथ्वीराज तृतीय की जीत होती है। तो उसी का बदला लेने के लिए मोहम्मद गोरी फिर 1192 में जो है द्वितीय तराइन का युद्ध करता है, और इसमें जीत किसकी हो जाती है? मोहम्मद गोरी की। इस बात को याद रखिएगा। जलालुद्दीन खिलजी, जो याद रखिएगा खिलजी वंश का अगर कहा जाए तो संस्थापक है ये, जो 1290 से 96 तक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था। तो 96 में इसकी हत्या हो गई। अफगानपुर षड्यंत्र जो हुआ था वो हुआ था, याद रखिएगा, गयासुद्दीन तुगलक जो थे, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे, वो 1320 से 25 तक रहे थे दिल्ली की गद्दी पे, तब हुई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, ये मोहम्मद बिन तुगलक शायद 1325 से, अगर मैं याद कर पा रही हूँ, तो 1391 ईस्वी तक जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसने ही जो है राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था, तो ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। तो ये देवगिरी कर दिया था, या राजधानी को दिल्ली से कहाँ किया था? देवगिरी। और देवगिरी का नाम बदल कर क्या कर दिया था? दौलताबाद। याद रखिएगा, दिल्ली से 700 मील दूर देवगिरी को अपनी राजधानी बनाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर देता है।
तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने साथ के साथ देख लिए। अब नेक्स्ट सवाल फिर से देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और 2 देखते हैं। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी और गुजरात एक तरफ दिया हुआ है और एक तरफ कर्णदेव, उससे राजा राय रामचंद्र, हमीरदेव और राणा रतन सिंह। तो कम से कम रणथंभौर के बारे में हम जानते हैं कि हमीरदेव। अब देखते हैं कि 1 और 3 कितने में है। 1 और 3 सिर्फ 1 में है, फिर भी हम अभी ऐसे नहीं जाएंगे, हम फिर से मिलान करके देखेंगे। कम से कम चित्तौड़ का हम सभी जानते हैं राणा रतन सिंह थे। अब देखते हैं बी का भी चौथा बिल्कुल सही है। देवगिरी कर्णदेव बिल्कुल सही। गुजरात का राजा राय रामचंद्र, देखते हैं क्या सही हुआ। 3 4 देवगिरी जी बिल्कुल ठीक है। देवगिरी का कहाँ हो गया है, सॉरी रणथंभौर हमीरदेव बिल्कुल सही है। चित्तौड़, देवगिरी जो है आपका राजा राय रामचंद्र का और गुजरात के हैं कर्णदेव। तो सही जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऐसे सवालों में जरूरी नहीं कि चारों के चारों जो स्टेटमेंट आपसे पूछे गए हैं वो आपको पता ही हो। कम से कम 2 स्टेटमेंट आपको पता है और वो भी बिल्कुल 100%। तो ऐसे सवालों को आसानी से आप जो है सॉल्व कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, क्योंकि मुझे भी इसमें सिर्फ 2 ही पता थे। तो ऐसे ही ये तरीका होता है सूची मिलान करने का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा सवाल ऐसे पूछे जाते हैं जो सुमेलित नहीं है, और ऐसे में क्या होता है कि बहुत बार जल्दबाजी में हम ऐसे सवालों में नहीं सत्य असत्य नहीं पढ़ पाते, हमारा ध्यान नहीं जाता और आते हुए सवाल को हम गलत करके आ जाते हैं। एक तरफ यात्री का नाम दिया हुआ है और एक जिस देश से उनका संबंध है या क्षेत्र से उनकी बात की गई है। इब्न बतूता मोरक्को बिल्कुल सही है। मार्को पोलो इटली बिल्कुल सही है। अब्दुल रजाक तुर्की और नूनीज पुर्तगाल। हमने पिछली क्लास में चर्चा नूनीज की थी। नूनीज जो था एक पुर्तगाली वो क्या था, शासक था, शासक नहीं यात्री था, जो आया था किसके दरबार में, इसकी चर्चा हमने की थी। जो तुल्लु वंश का शासक था अच्युत राय। विजयनगर साम्राज्य में जो तुल्लु वंश था, विजयनगर, तो उसके दरबार में अब्दुल रजाक, याद रखिएगा ये ईरान से था, सॉरी इराक से था। और इब्न बतूता जो आया था याद रखिएगा MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नूनीज, मार्को पोलो इटली, याद रखिएगा ये जो दक्षिण भारत का पांड्य शासक है इनके दरबार में आए थे। पांड्यों के समय जो चोल चेर और पांड्य थे, तो मार्को पोलो इटली का वहाँ का था। अब्दुल रजाक जो था इराक से संबंधित था, फारसी यात्री इसे कहा जाता है। इब्न बतूता की अगर यात्रा वृतांत की जाए, काफ़ी फेमस यात्रा वृतांत है जो कई बार आपसे एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है। तो याद रखिएगा इसकी यात्रा वृतांत जो थी वो थी रेहला। रेहला, और MBT ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इसके अतिरिक्त क्या किया था, MBT ने इसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। कहाँ भेजा था, चीन, अपना राजदूत बनाकर चीन भेजा था। तो ये सब जो भी हमने देख ली, उससे पहले और भी हमने बात की थी। तो ये जो था अब्दुल रजाक, ये आया था याद रखिएगा जो संगम वंश का शासक था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के समय जो आया था वो अब्दुल रजाक आया था। इस बात को आप याद रखिएगा। ये इटली पांड्य, ये फारस से था तो ईरान होगा ना कि। नेक्स्ट देखते हैं,
निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवान ए अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? याद रखिएगा, सबसे पहले दीवान ए अमीर कोही का संबंध जो है वो कृषि क्षेत्र से है। किससे है? कृषि क्षेत्र से। ऑप्शंस को ध्यान से देखें। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, यानी दो तुगलक वंश के, एक खिलजी, और इसका संबंध किससे है? गुलाम वंश से। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो मुख्य कार्य किए थे उस पर हमने कई बार चर्चा की है अपनी क्लास में, जैसे कि अस्थाई सेना व्यवस्था हो गया, सेना को नकद वेतन देना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये सब कार्य किए थे। ये जो अमीर को ही दीवान ये किया था एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। और मोहम्मद बिन तुगलक ने ही कृषि के विकास के लिए तकावी ऋण, पहली बार तकावी ऋण की शुरुआत किसने की थी? वो की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। और कल की क्लास में हमने ये भी इस पर चर्चा भी की थी कि वो क्या बोलते हैं, जो मुर्शिद कुली खां था बंगाल का नवाब, उसने भी तकावी ऋण दिया था किसानों को। तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना उसने की थी। और तकावी ऋण की शुरुआत ये गरीब किसानों को दिया जाता था जो भू राजस्व देने में असक्षम थे और कृषि के विकास के लिए। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने ये कार्य किया था। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग, कृषि के लिए जो अधिकारी रखा था उसके देखरेख के लिए, वो दीवान ए अमीर को ही विभाग जो था वो कहलाता था। विभाग का नाम जो था इस नाम से जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता था? ये चारों चिश्ती संत हैं, पढ़ते हैं। मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया और नासिरुद्दीन। आपको बताना है किसे जो है हम चिश्ती संत चिराग ए दिल्ली कहा जाता था, किसे इसमें से? तो याद रखिएगा, नासिरुद्दीन को चिराग ए दिल्ली के नाम से जाना जाता था। फरीदुद्दीन, बाबा फरीद को कहा जाता था, जो बाबा फरीद थे चिश्ती धर्म से। और मोइनुद्दीन चिश्ती जो था ये आया था 1191 में, याद रखिएगा, मोहम्मद गोरी के साथ। 1191 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आया था, और चिश्ती जो सिलसिला वो है उसका नींव रखेगा मोइनुद्दीन। निजामुद्दीन औलिया को हम कहते हैं महबूब ए इलाही। किस नाम से जानते हैं? महबूब ए इलाही। याद रखिएगा, इस नाम से किसे हम जानते हैं? निजामुद्दीन औलिया को हम महबूब ए इलाही के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? ये चारों जो नाम दिए हुए हैं ये आपके मुगल शासकों के हैं, अकबर, बाबर, हुमायूं और शाहजहां। तो याद रखिएगा, जो मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, उसी ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था। और ये सिक्का क्यों चलाया था अगर आपसे पूछा जाए तो पानीपत के युद्ध में जब इसकी जीत होती है तो ये सभी काबुल वासियों को, जो काबुल के जितने भी निवासी थे, उन्हें एक एक चांदी के सिक्के भेंट के रूप में देता है और उस सिक्के का नाम क्या रहता है? शाहरुख। तो याद रखिएगा, कब ये दिया था? पानीपत के प्रथम युद्ध के जीत के बाद काबुल के सभी निवासियों को ये एक एक चांदी का सिक्का। लेकिन विभाग द्वारा इस जो सवाल को स्किप कर दिया गया है, लेकिन मान लीजिए फिर से कभी पूछा गया तो। अब अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो अगला सवाल फिर से आ गया मिलान करने। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से क्या करना है? सही उत्तर चुनना है। सूची 1 में एक तरफ विद्रोह दिए हैं, किसान और जनजातीय विद्रोह का वर्णन किया गया है, और एक तरफ उनसे संबंधित मतलब किस वर्ष उसका वर्णन किया गया है। देखते हैं कौन कौन से विद्रोह हैं। अहोम, कोल, संथाल और मोपला। 1855-56, 1828, 1921, 1831-32। तो अहोम जो है असम से,
कोल जो है छोटा नागपुर रीजन, झारखंड का जो अब वर्तमान में हो गया, पहले बिहार में ही था, छोटा नागपुर। उसके बाद संथाल, ये भी वो झारखंड और बिहार में ही, भागलपुर से लेकर राजमहल तक, राजमहल पहाड़िया तक। और जो मोपला है ये केरल के मालाबार तट। जो केरल का मालाबार तट है उससे ये संबंधित है। अब वर्ष की हम बात करें तो कम से कम आप सभी संथाल विद्रोह से तो परिचित ही होंगे। 1855-56 जो सीधो भगत और कान्हो भगत जो दो लोग थे उससे, तो देखते हैं सी का पहला कितने में है। सी का पहला 1 में ही है, तो हम 3 ऑप्शन को आसानी से जो है एलिमिनेट कर लेते हैं। अब इसके बाद भी हम मिलान करके, तो सबसे लास्ट में जो हुआ था आप जानते हैं मोपला, जो केरल का विद्रोह था। ये विद्रोह जो हुआ था इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ के जो आदिवासी थे वो इस्लाम थे और यहाँ पर जो महाजन और जमींदार थे वो हिंदू थे। तो एक तरफ से ये धार्मिक आंदोलन था और इनके द्वारा जो है महाजन और जमींदार जो कर वगैरह लगाते थे ये बहुत अधिक, तो ये एक तरह से जो है धार्मिक आंदोलन था। बाद में ये धार्मिक के बाद राजनीतिक स्वरूप अपना है जो पकड़ लेता है। तो ये कोल जो है छोटा नागपुर के जो आदिवासी लोग हैं जिसमें बुद्धो भगत थे उनसे संबंधित है। अहोम जो है अंग्रेजों के विरुद्ध था। अहोम का जो विद्रोह था अंग्रेजों के विरुद्ध था। तो याद रखिएगा जो कितना हुआ मोपला का तीसरा, यानी कि ये ही ऑप्शन ए भी बिल्कुल सही है। कोल विद्रोह जो है आपका 1831-32 और अहोम जो है 1828 के बीच। तो इसका नेतृत्व अगर किसने किया तो याद रखिएगा संथाल का किया था कान्हू व बुद्धो भगत। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने, सॉरी ये कौन सा है संथाल। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है अहोम, ये अंग्रेजों के विरुद्ध था। इसमें किया था गोमधर कुंवर ने। गोमधर कुंवर द्वारा जो है गोमधर कुंवर ने इसका नेतृत्व किया था। ये मोपला वाले का मुदलियार थे, मुदलियार जिन्होंने नेतृत्व किया था। और कोल का याद रखिएगा सॉरी शायद इनका जो था कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे उनका भी नाम कोई भगत से ही संबंधित था, किसी भगत से ही संबंधित इनका नाम था बुद्धो भगत। ओके सॉरी मैंने यहाँ गलत दी गया, कान्हू और सिद्धो थे यहाँ पर। यहाँ जो थे यानी कि संथाल विद्रोह में वो कान्हू और सिद्धो थे, यहाँ जो थे वो बुद्धो भगत थे। तो ये याद रखिएगा ये सिद्धो नाम था। कान्हू कहीं कहीं कान्हो लिखा होता है, कहीं कान्हू लिखा होता है, कान्हू और सिद्धो। और इसमें थे गोमधर कुंवर यानी कि अहोम में, मुदलियार थे मोपला विद्रोह में, और ये जो था बुद्धो भगत था अंग्रेजों के विरुद्ध हुआ था। ये आदिवासी जो इसलिए किए थे, कोल विद्रोह का कारण हुआ था कि जो छोटा नागपुर रीजन था इसमें यहाँ के जो जमींदार थे वो भू राजस्व के तहत जो खेतों को दे रहे थे वो इन्हें न देकर बल्कि बाहरी लोग जिन्हें कि दीकू कहा जाता था, शब्द क्या बाहरी लोगों के लिए कि यूज किया जाता था वो दीकू, तो दीकुओं को खेत देते थे पट्टे पे। तो इसी का विरोध यहाँ के लोगों ने किया था जो जनजाति आदिवासी समूह थे, तो उससे। और संथाल भी एक आदिवासी विद्रोह था। और ये भ्रष्टाचार
अत्यधिक कर वगैरह लगाने की वजह से और इनके जो क्या है जमीन दखली करने, यानी जो संथाल जनजाति थे इनके जमीनों की वो लोग बेदखली कर रहे थे, इन सभी की वजह से जो है संथाल विद्रोह जो है शुरू हुआ था। तो सही जवाब ऑप्शन ए है बिल्कुल। अगले सवाल, चंपारण कृषि जांच समिति जिसे कि हम चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन नहीं था सदस्य, आपको बताना है। एफजी सलाई, डीजे रीड, अनुग्रह नारायण, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा कि अनुग्रह नारायण का संबंध इससे नहीं था। ये कमेटी क्यों बनाई गई थी, तो जब कब की घटना है 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह होता है, 1916 में राजकुमार शुक्ला लखनऊ समझौता के समय महात्मा गांधी से मिलते हैं। वो चंपारण की जो स्थिति है, किसानों की बदहाली के बारे में महात्मा गांधी से बताते हैं। तो महात्मा गांधी 1917 में चंपारण पहुंचते हैं, यानी बिहार का जो आज का पश्चिमी और पूर्वी चंपारण का क्षेत्र है वहाँ वो किसानों की स्थिति को देखते हैं, जहाँ 3 कठिया प्रथा प्रचलित थी। इसका अर्थ क्या था, हर व्यक्ति को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे पर जो था नील की खेती करना आवश्यक था, और नील की खेती करने के बाद उस खेत जो होता था वो अनउपजाऊ हो जाता था। तो इससे किसानों को काफ़ी घाटा होता था और इनसे कर भी अधिक लिए जाते थे। जो बागान के मालिक थे वो कर भी अधिक लेते थे। तो जब महात्मा गांधी वहाँ पहुँचते हैं, तो जब वहाँ की स्थिति को देखते हैं तो वो अंग्रेज जो उस समय वहाँ का अधिकारी था उससे मिलते हैं। फिर एक कमेटी का गठन किया जाता है जिसे चंपारण एग्रीगेरियन कमेटी या कृषि जांच समिति कहते हैं। उसी के तहत 3 कठिया जो प्रथा है उसे भी समाप्त की जाती है, और किसानों से जो बागान मालिक अधिक कर लिए थे उसे भी वो वापस लौटाते हैं। तो उसमें अनुग्रह नारायण नहीं थे, जबकि एफजी सलाई, डीजे रीड और महात्मा गांधी ये तीनों जो थे उसके सदस्य थे। कूका आंदोलन की न्यू है, देखिए एक ही ईयर में 2 सवाल जो हैं वो विद्रोह से पूछा गया है। तो कूका आंदोलन याद रखिएगा पंजाब से संबंधित है, और इसे शुरू क्यों किया गया था, तो याद रखिए जो सिख धर्म में बुराइयां और अंधविश्वास था उसे समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन जो है शुरू हुआ था। इसकी न्यू इसीलिए, और इसका संबंध जो है पंजाब से है, और ये लगभग मैं बात करूं तो 1828 वगैरह के समय या 40 में शुरू हुई थी, और एक लंबे समय तक 70-72 के समय मतलब तक ये चली थी। लगभग 1840 से 72 तक शायद, अगर मैं याद कर पा रही हूँ तो 1840 से 72 तक शायद ये जो है आंदोलन चला था या विद्रोह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, देखिए बार बार जो सवाल पूछे जा रहे हैं नहीं। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली, राज्य अपहरण नीति जिसे कि हम हड़प की नीति या व्यक्तिगत नीति कहते हैं लॉर्ड डलहौजी, स्थानीय बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये यहाँ टाइपिंग की वजह से हो गया है, ये हम यहाँ कर लेते हैं। तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा ही किया गया था अस्थाई बंदोबस्त। हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने की थी, सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली। ये याद रखिएगा लिटन न होकर क्या हो जाएगा, रिपन। रिपन को ही हम स्थानीय स्वशासन का जनक कहते हैं, जिनका कार्यकाल 1880 से 84 तक था, और इन्हीं के समय प्रथम जो है नियमित जनगणना भी शुरू हुआ था। रिपन के समय क्या हुआ था, प्रथम नियमित जनगणना। और लिटन के समय अगर मुख्य कार्यों की बात की जाए तो 1877 में जो है लिटन के समय पहला जो है दिल्ली दरबार जो है लगाया गया था। सहायक संधि वेलेजली ने शुरू की थी 72 में, 1872 की घटना है, और इसके तहत सबसे पहले हैदराबाद को जो है सहायक संधि के तहत मिलाया गया था। इसकी वर्णन हम इसका वर्णन जो है हम विस्तार से अपनी हिस्ट्री की क्लास में करेंगे। इसमें था क्या कि वहाँ पर जो इस संधि के तहत वहाँ के जो राजा थे उनके यहाँ जो सेना रखी जाती थी वो अंग्रेजों की होती थी, और खर्च कौन चलाते थे, वहाँ के जो राजा, जो कि कहीं ना कहीं इसकी बीज मैंने कल बोली थी कहाँ दिखती है, जब द्वितीय इलाहाबाद की संधि होती है सुजाउद्दौला के साथ, तो कहीं ना कहीं सहायक संधि की बीज जो है वहीं पड़ गई थी। और वहाँ के राजा जो है किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, किसी शत्रु देश को शरण नहीं, बहुत सारी मतलब जो संधियाँ थी, संधि के अंतर्गत बहुत सारी बातें जो हैं थी।
हड़प की नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने जो किया था, तो इसमें सबसे पहले सतारा को मिलाया गया था और सबसे 1856 में, ये याद करिएगा, 48 में हुई थी डलहौजी की नीति, जो हड़प की नीति कहलाती है 1848 में, और 1856 में अवध को कुशासन के तौर पे जो है हड़प नीति के तहत मिला लिया जाता है। इन सब की चर्चा हम विस्तार से अपनी आने वाली क्लासेस में मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। गांधी इरविन समझौता सांप्रदायिक पंचाट का निर्णय कब लिया गया था? यहाँ पूना पैक्ट की बात नहीं हो रही है, बल्कि सांप्रदायिक पंचाट की बात हो रही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और नेहरू रिपोर्ट। तो अगर यहाँ दिया है उपरोक्त घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयनित कीजिए। देखिए कितने सवाल सूची और काल क्रमानुसार वाले हैं, तो कम से कम आपको वर्ष के बारे में या उस घटना का समय काल थोड़ा बहुत कम से कम पता होना चाहिए। गांधी इरविन समझौता की अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा प्रथम जो है गोलमेज सम्मेलन के बाद ही होता है, और तब द्वितीय, तो ये लगभग होता है मार्च 1931 में। कब की बात है? मार्च 1931 की घटना है। सांप्रदायिक पंचाट की अगर मैं बात करूं तो अगस्त 1932 की बात है, क्योंकि सितंबर 1932 में जो घटना हुई थी वो पूना पैक्ट के नाम से जानी जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अगर मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा नवंबर 1931 की घटना, और नेहरू रिपोर्ट 1928 की बात है। क्योंकि जब 1927 में किसकी बात मैं कर रही हूँ, 1927 में साइमन कमीशन का गठन होता है, और 1928 में जब वो भारत आते हैं तो उसी के बाद जो है 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट जो है, इसी की जांच के लिए नेहरू समिति बनती है और रिपोर्ट को रखी जाती है। अब क्रम देखें तो 4 कितनों में है? 2 में है। 2 ऑप्शन को हम आसानी से इलिमिनेट कर लिए। तो चौथे के बाद कौन सी घटना पहले हुई है? तो देखते हैं 1, चौथे के बाद 1 इसी में है क्योंकि इसमें 3 है। उसके बाद तीसरी बिल्कुल सही है, नवंबर 1931, और उसके बाद दूसरी। बिल्कुल आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। गांधी इरविन समझौता की चर्चा हमने अपनी पिछली क्लास में की थी कि द्वितीय गोलमेज के बाद जो होता है, जिसमें महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता है, जिसमें महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह की उस पे कहते हैं नमक बनाने की छूट दी जाए, इसके अलावा शराब की दुकानों पे धरना देने का, और जितने भी लोग रिहा किए गए थे जिस पे मतलब कोई मुकदमा नहीं है या किसी वो क्रांति में शामिल नहीं है, तो उन्हें रिहा कर दी जाने की बात की गई थी। तो ये सारी कुछ मुख्य बातें हुई थी। फिर उसके बाद जब 3 गोलमेज सम्मेलनों में से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक पंचाट वो है जबकि कहा गया था कि दलितों को भी, सिख मुसलमान और ईसाई के जैसे दलितों को भी जो है अलग निर्वाचन मंडल चाहिए, उसकी बात हुई थी सांप्रदायिक पंचाट में। और इसी के बाद जो है महात्मा गांधी मुंबई के यरौदा जेल में अनशन पे बैठ जाते हैं, और फिर जाकर महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है, जिसमें क्या होता है कि दलितों का प्रांतीय जो विधान मंडल है वहां पर उनके सीटों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी जाती है? 71 से 147। तो ये था जो है सांप्रदायिक पंचाट के बाद पूना पैक्ट की घटना। नेक्स्ट सवाल, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सीआर दास, चितरंजन दास, बीसी पाल, यानी कि बीसी पाल और बीजी ये हैं बाल गंगाधर तिलक, और बीसी पाल उन्हें बोलते हैं। लाल बाल पाल में जो एक थे बंकिम चंद्र पाल, तो उनकी बात हो रही है। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस किसे अपना राजनीतिक, तो चितरंजन दास को मानते थे, और जीके गोखले को अपना राजनीतिक गुरु कौन मानते थे? महात्मा गांधी। याद रखिएगा महात्मा गांधी के ये गुरु थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ये थे। नेक्स्ट सवाल, ऑपरेशन रूबिकॉन
वह कूट शब्द मतलब ये शब्द जो है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया गया था? जेल में गांधी के आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियों पे जब वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन करते हैं, फिर काकोरी घटना, फिर हिंदुस्तान, उन सब के लिए गोलमेज जो है सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, या उपरोक्त में से कोई नहीं? वो चंद्रशेखर आजाद थे, यहाँ जयप्रकाश नारायण की बात हो रही है। तो जब यरौदा में जेल में गांधी के आमरण अनशन पे जो लॉर्ड लिथगो ने ये शब्द प्रयोग किया था ऑपरेशन रूबिकॉन, जबकि इन्हें लगा था वो क्या बोलते हैं कि इनकी मृत्यु हो जाएगी, तब इन्होंने, सॉरी यरौदा जेल में नहीं बल्कि कहीं और शायद कोई प्लेस करके जो जेल में जब थे तब की बात हो रही है, जब इनकी स्थिति मृत्यु जैसी हो रही है और आमरण अनशन पे जाने की वजह से, तो इन्हें बहुत मतलब जितना इनका कार्यकाल था सजा का उससे पहले ही रिहा कर दिया जाता है, तब की बात की जा रही है। तो उस समय लॉर्ड लिथगो ने ये शब्द प्रयोग किया था। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे और सूचियों, क्या लिखा हुआ है, सुमेलित कीजिए और सूचियों नीचे दे और दिए गए, यहाँ छूट गया है, यहाँ होगा, और नीचे दिए गए सूचियों, ये शब्द यहाँ आएगा, और नीचे दिए गए सूचियों से कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 एक तरफ समाचार पत्र दिए हुए हैं और एक तरफ उनके नाम दिए हैं। समाचार दर्पण, मिरात उल अखबार, केसरी, यंग इंडिया। एक तरफ है राजा राम मोहन राय, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, जेसी मार्शलमैन। कम से कम केसरी और यंग इंडिया तो हर किसी को ही पता होगा, तो जो 100% पता है उसके साथ चलते हैं। केसरी कई बार अपनी क्लास में चर्चा हुई है। बाल गंगाधर तिलक सी का दूसरा 2 में है, 2 ऑप्शन को आसानी से कट करते हैं। यंग इंडिया महात्मा गांधी ने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन जो है 3 पत्रिकाएं मुख्यतः तो इनकी। तो अब देखना है डी का तीसरा कितने में है इसमें, क्योंकि एक तो कट हो गया तो ये होने के चांसेस। मिरात उल अखबार भी हमने चर्चा की है, मतलब सॉरी हम जानते हैं राजा राम मोहन राय की, और समाचार दर्पण जो बच गए जेसी मार्शलमैन। तो देखते हैं क्या सही होता है। 1 का 4, 1 बिल्कुल सही, 2 3 बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में जो है पुणे से 2 पत्रिकाएं निकाली थी, एक केसरी और एक मराठा। केसरी जो थी वो मराठी भाषा में थी और मराठा जो थी वो अंग्रेजी भाषा में। यंग इंडिया या नवजीवन 1919 में महात्मा गांधी ने प्रकाशित की थी। यंग इंडिया जो थी अंग्रेजी पत्रिका थी, जबकि नवजीवन हिंदी और गुजराती भाषा में। इसके अलावा उनकी एक और मुख्य पत्रिका थी हरिजन, इनकी थी। मिरात उल अखबार जो थी राजा राम मोहन राय की, और समाचार दर्पण जेसी मार्शलमैन। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति आजाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? हाँ, आगा खां पैलेस में, सॉरी अभी याद आया मुझे, जब आगा खां पैलेस में वो थे सजा में जेल की, तब वो आमरण अनशन पे थे। तो उसी समय लॉर्ड लिथगो ने, जब उनकी मृत्यु जैसी हालत बन गई तो उन्हें रिहा कर दिया गया था समय पूर्व, मतलब काल पूर्व ही, जितने दिन उनकी सजा थी। तो उसी समय ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया था उनके लिए। कौन नहीं था इस पर चर्चा हो भी चुकी है हमारी। 1942 में कैप्टन मोहनदास द्वारा जो है पहली बार इसकी स्थापना की जाती है, और फिर 1943 में इसका कार्यभार किसे दे दिया जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। और सुभाष चंद्र बोस फिर जो है क्या बोलते हैं, सिंगापुर में जो है इसकी वो क्या बोलते हैं, एक स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र उसकी सदस्यता को, मतलब सॉरी एक संगठन को गठित करते हैं। तो उसमें जो है मेजर जनरल शाहनवाज खान भी शामिल था, प्रेम कुमार सहगल भी संबंधित थे, और शौकत अली मलिक भी संबंधित थे। जबकि मेजर करतार सिंह जो था, ये पहला सेना का जो दंत चिकित्सक, सेना के लिए जो पहला दंत चिकित्सक नियुक्त किया गया था, वो थे मेजर करतार सिंह। अब आज की सेशन का, मतलब आज के सेशन का जो है लास्ट
सवाल है, तो देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। देखिए कितने सवाल जो घटनाओं से दिए हुए हैं। अगस्त प्रस्ताव, पूना समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और सांप्रदायिक निर्णय। जिसमें से अगस्त प्रस्ताव पे पिछली क्लास में चर्चा हुई, अभी मैं पूना समझौता के बारे में भी आपको समझाई थी, सांप्रदायिक निर्णय की भी चर्चा आज की ही क्लास में हुई, तृतीय गोलमेज सम्मेलन। यहाँ क्या दिया है, उपरोक्त घटनाओं का काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयनित कीजिए। कूट क्या है, 4 3 2 1, 4 2 3 1, 2 1 3 4, 3 2 1 4। तो अगस्त प्रस्ताव हमने चर्चा की थी, 1940 की घटना है, जब द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उनसे सहयोग मांगा गया था, तब की बात है। ये 8 अगस्त की घटना है, 8 अगस्त 1940 की घटना है। और 8 अगस्त 1942 की घटना को हम अगस्त क्रांति के नाम से जानते हैं। पूना समझौता, जो कि सांप्रदायिक पंचाट, जिसे कम्युनल अवार्ड कहते हैं, उसके बाद की जो घटना हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच जो समझौता हुआ, जिसमें दलितों की जो है प्रांतीय विधानमंडल में सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, वो पूना समझौता था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये है घटना जो अगस्त 1932 की है, और ये सितंबर, बस बहुत कम अंतर है। तो इतनी छोटी छोटी भी जो है चीज़ों को आपको बारीकी से याद रखना है। और ये जो होगा तृतीय गोलमेज सम्मेलन, शायद ये नवंबर 1932 की हो जाएगी। तो अब देखते हैं क्रम क्या होगा। पहले हो जाएगा 4 से शुरू होगा, 4 2 3 1, 4 2 2 3 1। तो सही, वैसे ही 2 हम आसानी से कट कर सकते हैं, तो 4 2 3 1 जो हो गया, इसकी घटना होगी। तो ये जितने भी आज यानी 2017 में पूछे गए जितने भी हिस्ट्री के सवाल थे, उन सब की हमने एक एक कर विस्तार में चर्चा की। अब आप लोगों को ये बातें समझ भी आ रही होगी कि जो प्रीवियस ईयर सवाल हैं कितना इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं, क्योंकि जो हमारी 2-3 ही क्लासेज हुई है, उनसे सीधे सीधे सवाल देखने को मिल रहे हैं। तो हमेशा आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, आप बार बार प्रीवियस ईयर सवालों को देखें, क्योंकि वो आपकी तैयारी को काफ़ी आसान बना देता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप सभी अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।